अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर कामरान हुसैन और आज हम अपने चैनल मेडिसिन 360 में एमेनोरिया और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमेनोरिया को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से इंटरनेशनल या नेशनल एग्ज़ाम जो हैं, तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कौन सी कैटेगरी हैं और एमेनोरिया या प्राइमरी या सेकेंडरी एमेनोरिया में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसको एवेलुएट कैसे करना है, ये हम चीज़ें आज देखेंगे। तो एमेनोरिया कहते हैं जी एब्सेंस ऑफ मेंसेस, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है वो अगर रुक जाए या मेंसेस ना, ब्लीडिंग ना हो रही हो मंथली, तो उसे कहते हैं एमेनोरिया। अब कितनी देर के लिए जो मेंसेस है वो स्टॉप हो जाए तो हम उसे एमेनोरिया कहते हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। हमारे पास है प्राइमरी एमेनोरिया। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हैज़ नेवर अकर्ड, जो मेंसेस है वो कभी भी हुए, मतलब नहीं अपीयर हुए। जब अडल्ट होगी फीमेल तो उसमें मेंसेस अगर अपीयर ही नहीं हुए तो उसको कहेंगे प्राइमरी एमेनोरिया। अब उसको कैसे फर्दर डायग्नोज कर सकते हैं? बाय द एब्सेंस ऑफ मेंसेस एट द एज ऑफ 14, ठीक है, विदाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट में क्या आता है जी? ब्रेस्ट डेवलपमेंट आता है इसमें। मोस्ट कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ब्रेस्ट डेवलपमेंट आता है या एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स हैं। अगर तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है फीमेल में और उसकी एज जो है वो 14 है और मेंसेस नहीं आए, तो इसका मतलब है कि उसको हम अभी वेट करेंगे उसके लिए। और अगर एज उसकी 14 है और सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट भी नहीं हुई, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो रही, तो फिर हम उसे 14 एज पे ही कह देंगे कि पेशेंट प्राइमरी एमेनोरिया, और उसको हम फर्दर एवेलुएट करेंगे। और इन केस के 14 ईयर का पेशेंट, फीमेल पेशेंट आई है हमारे पास और लेकिन उसके सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट है, तो हम उसे रीअश्योर करेंगे और उसे दोबारा एवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो दूसरी क्या कंडीशन है जी? अगर 16 एज पे हमारे पास पेशेंट आई है और विद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, तो फिर उसको हम कहेंगे कि उसको एमेनोरिया है। इसमें था विदाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। इसमें अगर एज 16 पे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट की है और सेकेंडरी सेक्सुअल है करेक्टरिस्टिक्स, तो फिर हम उसे एमेनोरिया कहेंगे। तो ये दो रीजंस होगी। एज 14 तब कहेंगे, अगर एज 14 पे एमेनोरिया तब कहेंगे जब सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट भी नहीं होगी। अदरवाइज 16 पे उसे फाइनल लेबलाइज कर देंगे कि ये पेशेंट को प्राइमरी एमेनोरिया है। सेकंड हमारे पास है जी सेकेंडरी एमेनोरिया। ये इस सेकेंडरी एमेनोरिया के जो पेशेंट्स होंगे, जो फीमेल होंगी, उसमें प्रीवियसली मेंसेस होंगे, वो चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ये बात की बात है, लेकिन उसमें मेंसेस कभी ना कभी लाइफ में रहे हैं। अब उसमें जो है दोबारा एब्सेंस ऑफ मेंसेस हुआ, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। तो एब्सेंस ऑफ मेंसेस बट प्रीवियसली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हैड ऑकर्ड। इसमें भी जिस तरह पहले उसमें 2 था, इसमें भी 2 है। अगर तो साइकिल जो है पेशेंट के रेगुलर थे प्रीवियसली और 3 मंथ से उसको मेंसेस नहीं आ रहे, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया। लेकिन अगर प्रीवियसली इरेगुलर मेंसेस है, अगर रेगुलर है इसका मतलब ये है कि उसको एवरी 28 डेज बाद मेंसेस हो रहे हैं या फिर एवरी 30 डेज बाद हो रहे हैं, 35 जी, लेकिन रेगुलर है, ईच मंथ है। लेकिन जबकि दूसरी तरफ अगर इरेगुलर मतलब कभी 28 दिन के मेंसेस, 28 दिन बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कभी 35 का, कभी 42 का, ठीक है, तो उस केस में जो हम तब सेकेंडरी एमेनोरिया कहेंगे जब 6 मंथ के लिए मेंसेस स्टॉप होंगे। तो ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी। फर्दर हम देखते हैं कि काजेज कौन कौन सी होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया में। तो प्राइमरी एमेनोरिया में जिसमें कि इनिशियली मेंसेस होने ही नहीं है फीमेल में, उसमें अनाटॉमिकल काजेज कौन सी है? वजाइनल एजेंसीज है या सेप्टम है या इम्परफोरेट हाइमन है। इसमें क्या चीज़ें हैं जी? इस पेशेंट ये हमारे पास प्रेजेंट करेगा कि उसको मंथली जो है ना पेन तो हो रही है लेकिन उसको मेंसेस नहीं आए। फॉर एग्जांपल पेशेंट 16 ईयर एज पे हमारे पास प्रेजेंट करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं उसके, लेकिन उसमें मेंसेस नहीं हो रहे, लेकिन वो उसको ना मंथली पेन हो रही है लोअर एब्डोमेन में। तो हम उसको फर्दर एवेलुएट करेंगे, तो हो सकता है कि उसमें जो है वजाइनल सेप्टम हो, जिसकी वजह से जो है यूट्रस में ब्लड मेंसेस हो रहे हैं लेकिन यूट्रस में अकुमुलेट होते जा रहे हैं ईच मंथ है,
और हम सुप्रा प्यूबिक देखेंगे कि उसको टेंडनेस भी होगी और यूट्रस माइल्ड इनलार्ज भी होगी। तो उसमें फिर इसका सोल्यूशन यही होता है कि सेप्टम को रप्चर कर दिया जाए। इसके अलावा इम्परफोरेट हाइमन, इसमें भी जी हाइमन में नॉर्मली तो जो है ना पोर्स होते हैं, परफोरेशन होती हैं, लेकिन अगर हाइमन इम्परफोरेट है तो उसमें भी बिल्कुल उसी तरह की प्रेजेंटेशन होगी। और जब हम विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे तो बाहर हमें बल्जिंग ऑफ हाइमन नज़र भी आएगी। तो इसका भी एक ही सोल्यूशन होता है कि हाइमन को हमने परफोरेट करना होता है। फिर थर्ड जो चीज़ है एनाटॉमिकल काजी में, वो है मुलेरियन एजेंसीज। असल में फीमेल डेवलपमेंट में जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्स है ना, वो सारे के सारे इससे बनते हैं। फीमेल जेनिटल ट्रैक्स के में जितनी भी चीज़ें आती हैं उसमें आ जाती हैं हमारे पास ट्यूब्स आ जाती हैं और यूट्रेन ट्यूब्स, उसके बाद यूट्रस आ जाती है और ऊपर जो हमारे पास 1/3 ऑफ द वजाइना है विद सर्विक्स। वो सारी चीज़ें मुलेरियन जो डक्ट है उससे बनती है। और अगर मुलेरियन एजेंसीज हो जाए किसी वजह से तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो जब यूट्रस ही नहीं होगी तो मेंसेस भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी काजेज है एमेनोरिया की। हार्मोनल काजेज में कौन सी हो सकती हैं? कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है। ये जिन पेशेंट में, ये जीनोटिपिकली मेल पेशेंट होते हैं, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, इसमें क्या होता है कि एंड्रोजन रिसेप्टर नहीं बने होते, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो रिसेप्टर है वो एक्ट ही नहीं करते। तो वो होता मेल है जेनेटिकली पेशेंट, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो होता है ना फीमेल से के साथ प्रेजेंट करता है और उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होती है। वो बाकी मेल ऑर्गन इस वजह से उसमें नहीं डेवलप होते क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स पे एक्ट ही नहीं कर रहा प्रॉपरली, क्योंकि रिसेप्टर्स एबनॉर्मल है। तो इस केस में भी वो फीमेल तो होगी लेकिन वो प्रेजेंट करेगी कि एमेनोरिया के साथ, मेंसेस नहीं आ रहे। लेकिन जब हम फर्दर एवेल्युएट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो है ना मेंसेस नहीं हो रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोनल काजिज में है वो है जी गनेडल डिसजेंसिस। ये हम पहले मेरा एक लेक्चर प्रीवियसली मौजूद भी है टर्नर सिंड्रोम पे। तो इसमें जो है वो जीनोटिपिकली एक्स नोड होता है, एक एक्स एब्सेंट होता है एक्स, और जिसकी वजह से जो है ओवरीज डेवलप ही नहीं होती। तो ये भी प्राइमरी कॉज है, इसमें भी मेंसेस पेशेंट को नहीं आएगी। तो उसके बाद है जी प्राइमरी एमेनोरिया का जी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी, कि या तो हाइपोथैलेमस में मसला आ रहा हो या पिट्यूटरी में मसला आ रहा हो। तो उस केस में भी इसकी कई रीजंस हो सकती हैं, लेकिन मैंने एक लिखी है कैलमैन सिंड्रोम। इसमें एक तो ये होता है कि प्राइमरी एमेनोरिया होता है, और सेकंड इसमें जो चीज़ होती है वो एनओस्मिया होता है। एनओस्मिया का मतलब ये है कि उसको स्मेल भी नहीं आएगी। ये जेनेटिक ही डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस से जो गनेडोट्रोपिन रिलीजी हार्मोन रिलीज करने हैं ना जिन सेल्स ने, वो ही डेवलप नहीं होते। और ये ख़ास तौर पे साथ इसको एनोस्मिया भी इस वजह से होता है कि जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है वो भी प्रॉपरली नहीं बना होता। इस वजह से एमेनोरिया होगा विद एब्सेंस ऑफ स्मेल कैलमैन सिंड्रोम में, और ये प्राइमरी एमेनोरिया होगा। ये हमारे पास यही मोस्ट कॉमन काजेज थी प्राइमरी एमेनोरिया की। फर्दर जो आगे जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें हम फर्दर इनको डिस्कस करेंगे। जैसे टर्नर सिंड्रोम तो हम पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन बाकी हम फर्दर करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी एमेनोरिया की काजेज हैं। तो सेकेंडरी एमेनोरिया में जो प्रेगनेंसी है ना, ये मोस्ट कॉमन काज है। मतलब जो अगर मेंसेस किसी के स्टॉप हो गए तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उसको प्रेगनेंसी तो नहीं उसकी होगी। तो ये प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन काज है सेकेंडरी एमेनोरिया के। उसके बाद क्या काजेज हो सकती हैं? एनाटॉमिकल काजेज हो सकती हैं। एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम क्या है जी? इसमें एडहेजन्स बन जाती है एंडोमेट्रियम में। जब एंडोमेट्रियम में एडहेजन्स बन जाएंगी ना, ये किस वजह से हो सकते हैं? ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर सकता है कि प्रीवियसली इसका अबॉर्शन हुआ था और डायलेशन एंड क्यूरेटाज किया गया है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो सारी एंडोमेट्रियम की जो है ना लेयर, अंदर वाली एंडोमेट्रियम जिसने शेड होना होता है, वो सारी रिमूव हो जाती है अगर ज़्यादा कर दिया जाए। तो उस केस में वो एंडोमेट्रियम जो है ना, वो इनर लाइनिंग वो आपस में जुड़ जाती है और एडहेजन्स बन जाती हैं। और इसकी ये एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, इसमें फिर मेंसेस नहीं हो रहे होते हैं। और नेक्स्ट और क्या काजेज हो सकती हैं? हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म में, मतलब थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर जो है, इनमें भी इरेगुलरिटीज आ सकती है और सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। फिर है हमारे पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी है। इसमें बहुत सी काजेज हो सकती हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन मैंने लिखी हैं
जिसमें पिट्यूटरी एडिनोमा है, वो पिट्यूटरी एडिनोमा जब होगा तो वो पिट्यूटरी एडिनोमा प्रोलैक्टिनोमा भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि वो दूसरे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कम कर देगा, LH एंड FSH। जब वही कम प्रोड्यूस होंगे तो सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाएगा। इसके अलावा हाइपर प्रोलैक्टिनोमा है, प्रोलैक्टिन अगर ज़्यादा हो जाए तो। अब ये प्रोलैक्टिन का ज़्यादा होना अफेक्ट किस तरह करता है? जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाए ना, इंक्रीज प्रोलैक्टिन जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम कर देती है, ठीक है। ये जो है प्रोलैक्टिन इनहिबिट करती है। जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाएगा तो इन रिजल्ट जो है LH और FSH लो हो जाएंगे, ठीक है। तो जब LH और FSH लो हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर ये सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाएगा, मेंसेस ही नहीं होंगे। फिर हमारे पास उसके बाद टाइप आती है जो फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। इसमें जो है डिफरेंट काजेज आ सकती हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोजा इसमें आ जाती है, जो कि स्कैट्रिक डिसऑर्डर है, जिसमें उस वेट गेन से लेडीज़ को लगता है, फीमेल को, कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, तो इस वजह से वो एक्सरसाइज करती है और अगर कोई चीज़ खा ले तो वोमिटिंग वगैरह करती है, तो उससे वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही बनना बंद हो जाता है, या बनना बंद हो जाता है, या फिर दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि वो इसका पल्सिस में रिलीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पल्सिस में रिलीज़ नहीं होगा और कंटिन्यूस रिलीज़ होगा तो फिर भी जो है ना वो LH एंड FSH प्रॉपर सिक्रीट नहीं होंगे। और क्या जी, एक्सेसिव एक्सरसाइज है, जिमनास्टिक्स है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं और इसमें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो उसका लेवल फॉल कर जाएगा और सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाएगा। इन सब को कहते हैं, जिसमें जिमनास्टिक, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक्सेसिव एक्सरसाइज, इन सब को कहते हैं फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया करवाते हैं। स्ट्रक्चरल कोई चेंज नहीं आती। गोनेडल काजेज हो सकती हैं। गोनेडल काजेज में मोस्ट कॉमन काज जो है वो जी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें मल्टीपल स्मॉल सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज में, लेकिन कोई प्रॉपरली रिलीज नहीं होता, मतलब ओवुलेशन नहीं होती, लेकिन मल्टीपल सिस्ट जरूर बन जाते हैं। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब एस्ट्रोजन LH एंड FSH की रेशियो ख़राब हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है काफ़ी ज़्यादा इसमें। तो ये मोस्ट कॉमन काज है सेकेंडरी एमेनोरिया की। अगर प्रेगनेंसी को रूल आउट कर लिया जाए तो उसके बाद यंग फीमेल में मोस्ट आजकल जो है वो ज़्यादातर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से ही उनको मेंसेस इरेगुलरिटीज़ आ रही। उसके अलावा जो है जी प्राइमरी ओवरियन इनसफिशेंसी। नॉर्मली तो जो मेनोपॉज है वो 51 एवरेज एज है, लेकिन लेस देन अगर 40 इयर्स में अगर मेनोपॉज हो जाए तो उसको कहते हैं, और या ओवरीज जो है फर्दर ओवुलेशन नहीं हो रही ओवरीज से फर्दर, या ओवरीज से जो है वो एग्स ही ख़त्म हो गए हैं, तो उसको हम कहते हैं जी प्राइमरी ओवरियन इनसफिशेंसी, या इसको कहते हैं प्री मैच्योर ओवरियन इनसफिशेंसी भी कहते हैं, या प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर भी कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास सेकेंडरी काजेज थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एवेलुएशन कैसे करनी है। तो अगर प्राइमरी एमेनोरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया है तो सबसे पहले हम करेंगे जी एग्जामिनेशन, तो चलो हमने कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड। उसमें हम देखेंगे कि यूट्रस प्रेजेंट है या नहीं है। अगर तो यूट्रस प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यूट्रस एब्सेंट वाले जो चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। वो कौन सी यूट्रस जिसमें एब्सेंट होती है? वो एक ही होती है, मलेरियन एजेंसीज। तो मलेरियन एजेंसीज अगर यूट्रस प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि मलेरियन एजेंसीज नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर यूट्रस एब्सेंट है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि मलेरियन एजेंसीज है इस पेशेंट में, तो उसमें हमने कैरियोटाइप करवा लेना है। एक मलेरियन एजेंसीज की वजह से यूट्रस एब्सेंट हो सकती है, दूसरा किसकी वजह से हो सकती है? ये जी एंड्रोजन इनसेंसिटिव, जो हम पीछे बात कर रहे थे कि एस्ट्रो जो फीमेल टेस्ट होता जीनोटिपिकली मेल है, लेकिन इसमें टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर जो है वो ख़राब होते हैं, वो फंक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से जीनोटिपिकली जो मेल है वो फिनोटिपिकली फीमेल प्रेजेंट करता है और फिर सेकेंडरी एमेनोरिया। और अगर यूट्रस हमने चेक करी है वो प्रेजेंट है यूट्रस, तो फिर हमने क्या करना है? FSH लेवल करवाना है। अब FSH लेवल पे डिपेंड करता है, अगर FSH लेवल हाई आता है, ठीक है,
तो FSH लेवल हाई आने का मतलब ही ये है कि जो हमारी ओवरीज है ना फीमेल में, वो ओवरीज वर्क नहीं कर रही, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और जो इनहिबिन प्रोड्यूस हो रहा होता है ओवरी से, उन्होंने फीडबैक रिवर्स जाके हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी से FSH को डिक्रीज करवाना होता है। तो FSH हाई आएगा, इसका मतलब प्राइमरी कॉज है, इन द गोनेड्स कॉज लाई कर रही है। तो वो हम फिर कैरियोटाइप करवा लेंगे। उसमें क्या होगा कि टर्नर सिंड्रोम होगा, जिसमें ओवरीज डेवलप ही नहीं होती, ठीक है, या फिर प्राइमरी ओवियन इनसफिशिएंसी है। FSH हाई आने का मतलब है कि गोनेड्स वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर हमने उसको देखना है। और अगर FSH लेवल नॉर्मल आता है, ठीक है, और यूट्रस भी है और FSH लेवल भी नॉर्मल है, इसका मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल भी नॉर्मल है, तो फिर हमने देखना है कि परफोरेट हाइमन या वजाइनल सेप्टम वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट, अगर FSH लो आता है, तो इसका FSH लो आने का मतलब ये है कि काज या तो पिट्यूटरी है या हाइपोथैलेमस है। तो फिर हमने क्या करवा लेना है जी, TSH और प्रोलैक्टिन करवाना है। अब पहले भी मैंने जो बात किया है कि एक्चुअली अब प्रोलैक्टिन करवाने का क्या मकसद होगा, मैंने कहा कि प्रोलैक्टिन जो लेवल है अगर इंक्रीज कर जाए तो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, इसके लेवल को ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है, आपने तो ये बात याद रखनी है। तो इस वजह से हम प्रोलैक्टिन लेवल इन केस करवाएंगे अगर प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा आता है, ठीक है, जैसे कि इसमें प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा है, इसमें प्रोलैक्टिन ज़्यादा है। और क्या आपने ये बात मैंने बताई कि ये याद रखनी है। दूसरा आपने ये बात याद रखनी है कि जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है TRH जो है, ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन को ज़्यादा करवाता है, ठीक है, और ये किसको ज़्यादा करवाएगा, TSH को ज़्यादा करवाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। अच्छा जी, हम TSH और प्रोलैक्टिन करवाते हैं। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में एक्चुअली क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 नहीं बनते, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिवर्स जो है इनहिबिशन नहीं होगी। तो उसमें जो है इसमें TSH लेवल भी लो हो जाएगा, TSH लेवल भी हाई हो जाएगा हाइपोथायराइडिज्म में, और TRH भी ज़्यादा हो जाएगा, TRH। और जब TRH लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है वो प्रोलैक्टिन को भी ज़्यादा करवा देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि TRH क्या करता है, प्रोलैक्टिन के लेवल को ज़्यादा करवा देता है। तो इस तरह TSH और प्रोलैक्टिन दोनों ज़्यादा आते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म काज होगी। और अगर TSH नॉर्मल आता है, सिर्फ प्रोलैक्टिन ज़्यादा आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है प्रोलैक्टिनोमा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि प्रोलैक्टिनोमा जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो फिर इसको इनहिबिट कर देता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से FSH और LH वो भी नहीं आएंगे। और अगर हमारे पास TSH और प्रोलैक्टिन नॉर्मल आता है, ठीक है, तो हमने देखा कि ये फीमेल है, यूट्रस भी इसमें प्रेजेंट है, FSH भी FSH इसका लो है हमारे पास आया, और TSH और प्रोलैक्टिन ठीक नॉर्मल है, तो इसका मतलब फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया है, ठीक है, जिसमें फिर हम क्या सोचेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेसिव एक्सरसाइज हो सकती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा या जिम्नास्टिक हो सकता है, जिसकी वजह से ये हुआ चीज़ें। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं प्राइमरी एमेनोरिया को वैल्यूएट करने की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकेंडरी एमेनोरिया को कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसमें तो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले मैंने क्योंकि कहा कि मोस्ट कॉमन जो काज है सेकेंडरी एमेनोरिया की वो प्रेगनेंसी है, तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेंगे, जिसमें हम यूरिन बीटा एससीजी करेंगे जी, ठीक है, बीटा एससीजी करेंगे यूरिन में, ठीक है, यूरिन स्ट्रिप से, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है, ये सेकेंडरी एमेनोरिया इस वजह से है। और अगर यूरिन ये नेगेटिव आता है तो फिर हम अदर सोचेंगे। उसमें क्या, इसके अलावा क्या करें जी, अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे हम, उससे हमें कैसे पता चल जाएगा कि क्या कॉज है। अगर तो पॉलीसिस्टिक हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, इस वजह से मेंसेस नहीं आ रहे, ठीक है, या सेकेंडरी एमेनोरिया इस वजह से है। या फिर हम प्रोलैक्टिन लेवल करवाएंगे, वो बिल्कुल जिस तरह के प्रोलैक्टिनोमा जो है या एडिनोमा है जिसमें प्राइमरी को अफेक्ट कर सकता है ना, इस तरह प्रोलैक्टिनोमा या पिट्यूटरी एडिनोमा वो लेट एज में भी प्रेजेंट कर सकता है और उसकी वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। या फिर हम FSH करवाएं, LH और एस्ट्राडायोल करवाएं, ठीक है, इससे फिर हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास आ रहा है ना प्री मेच्योर ओवरियन इनसफिशिएंसी, ठीक है, जो कि सेकेंडरी की काजिज में हमने पढ़ा है कि एट लेस देन 40 ईयर्स में एनोपॉज हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या काज है।
या फिर जी थायरॉइड फंक्शनल टेस्ट मैंने लिखा है, जिसमें हमने TSH, T3 और T4 वैसे करवाना होता है, लेकिन इनिशियली हम TSH ही सिर्फ सिंगल यही करवाते हैं, इससे ये एवेलुएट हो जाता है। और अगर ये सारी चीज़ें भी ठीक है तो फिर हम एंड्रोजन्स लेवल भी करवा लेंगे, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह होएगा। तो ये हमारी हमने कंप्लीट टॉपिक कवर किया है, प्राइमरी एमेनोरिया और इनमें क्या कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, क्या मतलब है और इसे एवेलुएट कैसे करना है। आगे जो हम 1 बाय 1 केसेस भी डिस्कस कर लेंगे, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, या बाकी जो केसेस हैं मैंने बात की है उससे रिलेटेड हम कर लेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।